हाँ, तो मैं आप लोगों को बता रही थी कि मॉडर्न ने क्या बोला है कि बच्चों को हॉस्पिटल में बाथिंग नहीं करवानी है। क्यों बोला है? क्योंकि जैसे ही हम उसको बात करवाते हैं तो क्या होगा, इरिथेमेटस रैशेस हो जाते हैं, उसकी स्किन पे क्या हो जाएंगे, रैशेस हो जाते हैं इरिथेमेटस, यानी कि ब्लड जैसा बार बार प्लाक बन जाएगा। ये मैं जब आपको पढ़ाऊंगी आगे सेप्सिस वगैरह तब उसके अंदर बताऊंगी। तो इसलिए हमें क्या है, बच्चे को स्नान नहीं करवाना है। और ये जो रैशेस होते हैं इनको क्या बोलते हैं, आंटीज डिजीज। क्योंकि अगर हॉस्पिटल में जो है डिलीवरी हो रही है तो वहाँ तो बाथिंग नहीं करवाई, लेकिन अगर जिन घरों में डिलीवरी होती है वहाँ पे क्या करती हैं, जो बूढ़ी दादी है वो क्या करवा देगी, बच्चे को स्नान करवा देगी, नहला देगी। इसलिए क्या हो गए, रैशेस हो गए। और उनके नहलाने की वजह से रैशेस हुए, इसलिए क्या बोल दिया, आंटीज डिजीज बोल दिया। यानी कि आंटी ने आपको नहलाया था बेटा, इसलिए आपके क्या हो गए, रैशेस हो गए। तो ये बात हो गई स्नान की। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है मुख विशोधन। देखिए मुख विशोधन में क्या करेंगे, मुख विशोधन में वो काम करना है जिसमें हम प्राण प्रत्यागमन या रिसक्सिटेशन के अंदर उसका एयरवे को क्लियर कर रहे थे। एयरवे को क्लियर किया था ना हमने, सक्शन किया था, उसका क्या है, जो भी म्यूकस मटेरियल था उसको रिमूव किया था फिंगर से। वही काम कर रहे हैं हम मुख विशोधन। मुख विशोधन से आपको ये नहीं समझना है कि उसका चेहरा धुला दिया, फेस वॉश करवा दिया, ये नहीं है। मुख विशोधन का मतलब है कि उसकी बक्कल कैविटी जो है उसको हमने साफ किया है। अब देखिए ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्या जरूरत है, ये आपको अब जरूरत तो पता है क्योंकि मैं पढ़ा चुकी हूँ आपको। अब चरक क्या कहता है उसकी बात कर लेते हैं। गर्भावस्था में शिशु का मुख श्लेष्मिक पदार्थ से भरा रहता है। आप सभी को पता है कि जब वो मदर के यूट्रस के अंदर था तो उसने अगर कोई एमनियोटिक फ्लूइड सक कर लिया है या म्यूकोनियम को सक कर चुका है या फिर उसके ही माउथ के कोई सिक्रीशन है, उनसे क्या भरा रहता है, उसकी बक्कल कैविटी पूरी भरी हुई रहती है। इसके साथ ही वह कभी कभी एमनियोटिक फ्लूइड भी क्या कर जाता है, बच्चा शक कर जाता है। इसके लिए हमें क्या करवाना है, उसका मुख विशोधन करवाना है। तो ये पॉइंट तो बार बार समझाने की जरूरत है ही नहीं कि हम उसका मुख विशोधन क्यों करवा रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे क्या है, उसने हो सकता है एमनियोटिक फ्लूइड को सक कर लिया हो सकता है उसके ही मुंह के कोई सिक्रीशन हो, या फिर क्या है म्यूकोनियम को वो सक कर गया हो। इसके लिए हमें क्या करवाना है, बच्चे के अंदर मुख विशोधन करवाना है। अब आचार्य चरक ने मुख विशोधन के लिए क्या प्रोसीजर बताया है, किस तरीके से हमें मुख विशोधन करना है, उसकी बात हम कर लेते हैं। तो चिकित्सक को अपने कटे हुए नख वाली उंगली से, मैंने आपको जब सक्सिटेशन रिसक्सिटेशन पढ़ा रही थी तब भी बताया था कि वहाँ पे हम क्या करते हैं, फिंगर से उस बच्चे की बक्कल कैविटी को क्लीन करते हैं, क्लियर करते हैं। तो उसमें जो भी डॉक्टर है या जो भी नर्सिंग स्टाफ है उसके सबसे पहले क्या होने चाहिए, नेल्स नहीं होने चाहिए, यानी कि कटे हुए नाखून होने चाहिए। ऐसा नहीं कि लंबे लंबे नाखून है और लो भाई हम ऐसे ही साफ कर देते हैं, क्या होगा, इंजरी हो सकती है। इसलिए अपने कटे हुए नख वाली उंगली के ऊपर, यानी कि सीधे हाथ की उंगली से करवाएंगे। तो वो जो जिनके नाखून कटे हुए हैं उन उंगली के ऊपर हमें क्या करना है, श्वेत रुई लपेट लेनी है, यानी कि कॉटन लपेट लेना है। कॉटन भी कैसी होनी चाहिए, साफ होनी चाहिए। ऐसा नहीं है वो खुद ही इन्फेक्टेड है, पता चला बच्चा और बीमार हो गया। तो कॉटन भी कैसी होनी चाहिए, स्वच्छ होनी चाहिए, साफ होनी चाहिए एकदम। और सफ़ेद रुई उसको उन उंगलियों के ऊपर हमें क्या कर लेनी है, लपेट लेनी है। उसके बाद क्या कर रहे हैं, नवजात शिशु के तालू, ओष्ठ, कंठ और जिह्वा को क्या करना है, साफ करना है। क्योंकि जब भी हम बक्कल कैविटी को खोल के देखेंगे तो उसके अंदर ये चारों स्ट्रक्चर आपको दिखाई देंगे। ऐसा नहीं कि हमने टंग तो साफ कर दी लेकिन पैलेट साफ नहीं किया, हो सकता है उसके सॉफ्ट पैलेट या हार्ड पैलेट पे भी क्या है, म्यूकस लगा हुआ हो। तो हमें पूरा क्लीन करना है, पैलेट भी क्लीन करना है, उसके लिप्स भी क्लीन करने हैं, कंठ भी, बिल्कुल फेरिंग्स तक पूरा का पूरा एरिया हम क्या करेंगे, क्लीन करेंगे। और टंग को भी क्या करेंगे, साफ करेंगे। क्योंकि यहाँ पे अगर क्या है, कोई म्यूकस रह गया है या कोई श्लेष्मा वहाँ पे रह गया है तो उससे बच्चे को क्या होगा, रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम आएगी। इसलिए हमें पूरा का पूरा क्या करना है, क्लीन करना है। तो इसके लिए क्या किया हमने, अभी हमने अपनी तैयारी की है, क्या तैयारी की है कि कॉटन को लपेट लिया। सर्वप्रथम रुई का फाहा, जो फाहा ले रहे हैं, जो कॉटन का जो टुकड़ा लेंगे उसको फाहा बोलते हैं, ठीक है, बुक में ऐसे ही लिखा था। तो वो लेकर के हमें क्या करना है, उसको तेल में भिगो लेना है, भिगो कर सिर पर रखना है और
सेंधा नमक व घी चटाकर उसको वमन कराना है। अब देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, वापस पढ़ते हैं। मुख विशोधन के अंदर हमने सबसे पहले क्या किया है, सबसे पहले हमने अपने नाखून काटे, उसके ऊपर एक साफ सुथरी एक वाइट कलर की कॉटन लपेटी। कॉटन लपेट के बच्चे के ये चारों चीज, पूरा पैलेट, टंग, कंठ और ओष्ठ, इन सबको साफ कर दिया। ये साफ कर दिया। इनको साफ करने का मतलब क्या है कि वहां पे जो भी श्लेष्मिक पदार्थ था उसको हम रिमूव कर चुके। अब रिमूव करने के बाद क्या करना है हमें कि फिर से हमें कॉटन का टुकड़ा लेना है, उसको हमें तेल में भिगोना है और उसके सिर पे रख देना है। और क्या करना है, बच्चे को सेंधा नमक और घी चटा के क्या कराना है, वमन कराना है। अब वमन क्यों करा रहे हैं इसकी भी बात कर लेते हैं, आगे भी आएगा ये वमन वाली बात, लेकिन अभी बता देती हूँ मैं आपको। हमने अपनी तरफ से तो क्लियर कर दिया, लेकिन पहले जब आयुर्वेद में, जब ये आयुर्वेद लिखा गया या फिर जब ये मुख विशोधन प्रोसीजर बताया है आचार्य ने, उस टाइम हमारे पास एंडोट्रैकियल ट्यूब नहीं थी। उस टाइम पे हमारे पास एंडोट्रैकियल ट्यूब नहीं थी। इसका मतलब क्या है कि जो अंदर भी लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक में भी जो कफ भरा पड़ा है, हम उसको बाहर नहीं निकाल सकते। उसको मतलब ऐसे नहीं है कि हमने उंगली ट्रैकिया में डाल दी और हम अब कफ को बाहर निकाल सकते हैं। ये जो प्रोसीजर किया है ये केवल हमने बक्कल कैविटी को साफ करने के लिए किया है। लेकिन अगर कोई बच्चा एमनियोटिक फ्लूइड सक कर चुका है तो उसके लिए, उसको बाहर निकालने के लिए हम क्या करवाएंगे, वमन करवाएंगे। क्लियर है ये पॉइंट? यहाँ पे वमन क्यों कराया, वमन करवाया है। अब बच्चे को ऐसा तो नहीं है कि बच्चा पैदा होते ही आपने मदन फल का जो फांट पिला दिया, अब इसको अच्छे से वॉमिटिंग हो जाएगी। मदन फल दे दिया तो वो तो वैसे ही वहीं की वहीं मर जाएगा। तो हमें बिल्कुल जो है मृदु तरीके से उसको वमन कराना है। तो क्या देंगे हम, सेंधा नमक और घी चटाएंगे। तो ऐसे नहीं है इसको बहुत ऐसे जैसे अपन पंचकर्मा के अंदर वमन के वेग आ रहे हैं, इस तरीके से नहीं होगा। हल्का सा जो भी कफ होगा, देखो सेंधा नमक और घी क्या काम करेगा। सेंधा नमक क्या होता है, आपने नमक के गुण पढ़े होंगे। नमक क्या होता है, सूक्ष्म होता है, व्यवाही होता है, जल्दी और क्या होता है, कफ को हरने वाला होता है, कफ को काटने वाला होगा। तो इसलिए ये क्या करेगा, सूक्ष्म जो भी स्रोत होंगे वहां से जाकर के श्लेष्मा को वहां से हटा देगा। और घी से क्या होगा कि जैसे ही बच्चे को अगर वमन हो रहा है तो वहां पे जो म्यूकस मेम्ब्रेन की एक कोटिंग बन जाए, जिससे बच्चे का जो एरिया है वो डैमेज ना हो, इसलिए हम क्या दे रहे हैं, सेंधा नमक के साथ उसको घी दे रहे हैं। तो ये पॉइंट आपको क्लियर है कि वमन क्यों करवाया। वमन इसलिए करवाया कि बाहर का कफ तो आप रिमूव करके निकाल सकते हो, लेकिन अंदर के कफ को आप नहीं निकाल सकते। इसलिए आचार्यों ने क्या करवाया, वमन करवाया, और सेंधा नमक और घी से ही करवाया। ये बात आपको स्पेशली याद रखनी है, बार बार रिपीट होगी, ये 3-4 जगह ये बात आएगी, बार बार आएगी। तो ये बात अब आपको अच्छे से याद रख लेनी है कि बच्चे को हम वमन कैसे करवाते हैं, सेंधा और सरपी चटा के उसको क्या करवाते हैं, वमन कराते हैं। देखिए लिखा भी आगे कि सेंधव क्या करेगा, सभी कठोर वस्तुओं को घुलनशील बनाएगा। जो भी वहां पे कठोर वस्तु है, जैसे कठोर वस्तु क्या, जो भी कफ है, मैंने बोला ये कफ को काटने वाला होगा, कफ को बाहर निकालेगा, सूक्ष्म स्रोतों में भी प्रवेश करके कफ को बाहर निकालेगा। ठीक है, इसलिए क्या करेगा, ये जो भी वहां पे कफ है उसको पूरा घोल के वमन करा देगा। और घृत क्या करेगा, म्यूकोसा को प्रोटेक्ट करेगा। ठीक है, तो इसलिए घृत का वमन में ऐसा कोई रोल नहीं है कि घी की वजह से किसी को वॉमिटिंग हो सकती है। हाँ वो बात अलग है, किसी ने 1 लीटर घी पी लिया तो तब तो वॉमिटिंग होंगी, नोजिया हो गई। लेकिन थोड़ा सा अगर किसी ने घी खाया तो वॉमिटिंग थोड़ी होती है। ऐसे तो फिर हम सुबह शाम दोनों टाइम वॉमिटिंग करेंगे रोटी खाने के बाद। घी देने का यहाँ पे एक ही पर्पस था कि उसकी जो म्यूकोसा है वो डैमेज ना हो, उसको आप प्रोटेक्ट कर सको, इसलिए सेंधा के साथ क्या दिया है, घी दिया है। ये हो गया मुख विशोधन। अब हम करवाएंगे गर्भोदक वमन। गर्भोदक वमन क्या करवा रहे हैं, अब देखो ये दोनों जो पॉइंट है ना, ये सिमिलर से ही है, ये सिमिलर से ही है, दोनों में कोई खास डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे भी तो वही किया है जो हमने यहाँ किया है। गर्भोदक वमन का क्या मतलब था कि गर्भोदक वमन का मतलब है कि बच्चे ने एमनियोटिक फ्लूइड को सक कर लिया है, अब हमें उसको बाहर निकालना है बच्चे के अंदर से, क्योंकि एमनियोटिक फ्लूइड में तो बैक्टीरिया भी हो सकते हैं और उसका खुद का म्यूकोनियम भी हो सकता है, कई सारी चीज़ें हो सकती हैं जो बच्चे को क्या करेंगी, बीमार कर देंगी। इसलिए हमें क्या करना है, गर्भोदक का वमन कराना है। तो उस गर्भोदक को वमन कराने का वही सेम चीज़ है कि सेंधव और सर्पी चटाओ और वमन कराओ। ऐसे बोलना है आपको, सेंधव सर्पी चटाओ वमन कराओ।
तो इस तरीके से हम, वही सेम बात है, मुख विशोधन में केवल आप ये पॉइंट, यहाँ तक पॉइंट लिख सकते हो, यहाँ तक, ठीक है। बाकी का ये वाला जो पूरा पार्ट है ना, ये गर्भोदक वमन में ही आएगा, समझ रहे हो। दोनों में अलग अलग चीज़ नहीं है, किसी आचार्य ने कुछ बोल दिया, इस तरीके से ये लिखा गया है, तो सेम ये हो गया गर्भोदक वमन। मॉडर्न क्या कहता है इसके बारे में, मॉडर्न की भी सुन लेते हैं। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न, इन प्रेजेंस ऑफ म्यूकोनियम आफ्टर कटिंग ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड। पहले बोला मॉडर्न वालों ने कि अगर आपको लग रहा है कि बच्चे ने म्यूकोनियम सक कर लिया है, तो सबसे पहले आप क्या करो, अम्बिलिकल कॉर्ड को कटिंग करो। नेक्स्ट पॉइंट अपना ये तब बताऊंगी आपको। अम्बिलिकल कॉर्ड को क्या करना है, हमें कटिंग करना है। प्रॉपर क्लीन द म्यूकोनियम फ्रॉम माउथ, थ्रोट एंड नोज। अम्बिलिकल कॉर्ड को कट करने के बाद आपको क्या करना है, जो म्यूकोनियम है गले से, नाक से, जहाँ भी उसने सक कर लिया है, जैसा हम रिसक्सिटेशन में कर रहे थे वही सारी चीज़ मॉडर्न वापस बोल देता है गर्भोदक वमन के अंदर। एमनियोटिक फ्लूइड को म्यूकस सक्शन कैथेटर से निकाले। तो ये तो वही बात है जो हम सक्सिटेशन के, एक सेकंड, सक्सिटेशन के अंदर पढ़ के आ चुके हैं, ये वही बात है सेम, ठीक है, जिसमें क्या कर रहे हैं हम, म्यूकोनियम को बाहर निकाल रहे हैं।